अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो मैं इस शेर के साथ आज की ये क्लास शुरू कर रहा हूँ। तो बच्चों, जो पिछली क्लासें नहीं पढ़े हो, फिर मेरी उनसे गुजारिश है कि एमन एकेडमी पर सारे वीडियोस अपलोड हैं, शबनम कमाली से लेकर के अब तक के। तो जो नहीं देखे हो तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो जा करके मेरे चैनल पे एमन एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ सारी क्लासें इसी डिटेल के साथ जो है मौजूद है। तो आप नोटबुक्स के साथ उसको लिख भी लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। अगर आपको 100 में से 90 नंबर चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा दावा है कि 90 नंबर आपके ज़रूर आएंगे। जब सिर्फ है आप मेरे वीडियो देख लिए और पढ़े नहीं, शर्त यह है कि पढ़ना भी पड़ेगा आपको। आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह नंबर ज़रूर आएंगे। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आर्यभट्ट और त्रिगुणा किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्यभट्ट और त्रिगुणा। पहले हम लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को नोट कर लेते थे। आपने में जो है अब मैंने वो ये लेसन को चेंज कर दिया है। अब हम स्टार जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन से आने वाले हैं, जिससे सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो आज का जो देखिए फर्स्ट स्टार है आर्यभट्ट और त्रिगुणा के बारे में देखिएगा। हिंदुस्तान के अहद कदीम जानते होंगे, हिंदुस्तान तो जानते ही। अहद कदीम का मतलब हुआ पुराने ज़माने। अहद कदीम का मतलब हुआ पुराना, अहद का मतलब हुआ ज़माना। पुराने ज़माने की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। गुप्त दौर को क्या कहते हैं? सुनहरा दौर कहते हैं, सुनहरा दौर कहते हैं। सवाल बार बार पूछा गया है कि आर्य ये गुप्त दौर को कौन सा दौर कहा जाता है। अभी मैं आपके लिए मारूजी सवालात भी लेकर के आया हूँ, उसमें सवाल आपको जरूर आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे? सुनहरा दौर। गुप्त दौर को कौन सा दौर? सुनहरा दौर कहते हैं। गुप्त दौर को कौन सा दौर कहते हैं? सुनहरा दौर। तो बच्चों याद रखना, गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। तो ये चीजें आप क्लियर हो गई आपकी। गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। चलिए दूसरी लाइन में, आर्यभट्ट के अजीम साइंसदा का ताल्लुक इसी दौर से था। आर्यभट्ट के अजीम साइंसदा यानी बड़े, अजीम का मतलब होता बड़ा। आर्यभट्ट सबसे बड़े जो साइंसदा है, इसका ताल्लुक किस दौर से था? तो हम कहेंगे गुप्त दौर से था। गुप्त दौर को कौन सा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है। वो अपने वक्त के अजीम माहिर इल्म नुजूम, इल्म रियाजी, इल्मुल जिब्र थे। तो कौन कौन इल्म में उसको महारत थी? तो इल्म माहिर इल्म नुजूम, उसको सितारों का इल्म था। इल्म रियाजी जो हिसाब हम अभी करते हैं, जो मैथमेटिक्स अभी पढ़ते हैं, इनका इल्म था। इल्मुल जिब्र ये भी मैथमेटिक्स का ही इल्म होता है। तो ये सारे इल्म किनके पास थे? तो उस वक्त के जो है आर्यभट्ट के पास थे। कहा जाता है कि मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ने ही की थी। तब ये आता है कि जो है पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की थी? तो जो है ये किताबों में आता है कि इसकी भी रहनुमाई जो है आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। किसकी? पाइथागोरस की। सवाल आपको आएगा कि पाइथागोरस की रहनुमाई किसने की थी? तो आप क्या बोलेंगे? आर्यभट्ट ने की थी। तो आर्यभट्ट ने किस अजीम साइंसदा की, इस तरह सवाल आ जाएगा, आर्यभट्ट के किस अजीम साइंसदा की रहनुमाई की थी? तो हम बोलेंगे पाइथागोरस की रहनुमाई की थी। ये पाइथागोरस कौन था? ये इल्म रियाजी का माहिर था। इल्म रियाजी का माहिर था। पटना के मगरिब खगोल में आपकी पैदाइश हुई। सवाल आता है कि कहाँ ये आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो क्या बोलेंगे बच्चों? आर्यभट्ट की पैदाइश पटना में, पटना के करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर खगोल है, वहीं आर्यभट्ट की पैदाइश हुई। चलो, और इस सवाल आ जाता है कि कौन सी ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई? 476 ईस्वी में। आपकी पैदाइश कब हुई? 476 ईस्वी में। 476 ईस्वी में। आपका इंतकाल कब हुआ? 564 ईस्वी में। आपकी वफात 564 ईस्वी में 88 साल की उम्र में हुई। आपका वफात जो है 564 ईस्वी में 88 साल की उम्र में आपकी वफात हुई। चलिए, पटना शहर से 30 किलोमीटर दूर मसूरी के नजदीक त्रिगुणा में अपना तजर्बागाह कायम किया। क्या सवाल है? पटना शहर से 30 किलोमीटर दूर मसूरी के नजदीक त्रिगुणा में अपना तजर्बा कायम किया। किसने? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। सवाल आता है कि आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था? तो हम क्या बोलेंगे? त्रिगुणा में। कहाँ काम किया था? इसी त्रिगुणा नाम से पटना से
30 किलोमीटर की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है, इसी नाम से उसका जो है, इसी नाम से उस रेलवे स्टेशन का नाम भी रखा गया। चलो इतनी ये बातें क्लियर हो गई। फिर आप आगे लाइन में देखेंगे आपकी मशहूर तसानीफ, यानी आपने कौन कौन सी किताबें लिखी। तो कौन कौन सी किताब है? आर्या सिद्धांत है, आपकी किताब आर्या सिद्धांत है, और तंत्र लिखा। आर्या सिद्धांत है और तंत्र लिखा। और दुनिया का पहला साइंसदान था कौन? आर्यभट्ट जो है दुनिया का कौन पहला साइंसदान। और दुनिया का पहला साइंसदान कौन था बच्चों? तो क्या बोलेंगे? दुनिया का पहला साइंसदान आर्यभट्ट था। वह दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने साबित किया कि जमीन गोल है, जिसने पहले लोगों की गुमान, लोगों का ख्याल, लोगों की सोच यही थी कि जमीन जो है चौड़ी है। जिस तरह हम देख रहे हैं अभी चौड़ी, लोग यही समझते थे कि जमीन जो है वसी व अरीज है, लेकिन आर्यभट्ट ने इस बात को झुठला दिया और उसने इस बात को साबित कर दिया कि जमीन गोल है। तो सबसे पहले, और साइंसदान ने भी सबने माना कि जमीन गोल है। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये मालूम किया था कि जमीन गोल है। चलिए, अपने महवर पर घूमते हुए वो सूरज की गर्दिश करती है। जमीन जो है क्या करती है कि अपने महवर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है। अपने महवर पर घूमते हुए, जैसे मिसाल के तौर पर मान लें ये सूरज है, ये क्या है? ये सूरज है। आपको ये सूरज की रोशनी है, ये सूरज है, और इस सूरज की चक्कर को लगा जमीन, ये हो गया आपको जमीन। ये क्या हो गया आपको? जमीन। तो ये अपने महवर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है, इस तरह घूमते हुए ये सूरज का चक्कर लगाती है। तो समझ गए ना बच्चों? तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है जमीन जो है अपने महवर पर घूमते हुए किसका चक्कर लगाती है? सूरज का चक्कर लगाती है। चलिए हम आगे देखेंगे आपको। तो सूरज अपने महवर पर घूमते हुए सूरज गर्दिश करती है, यानी गर्दिश करना यानी चक्कर लगाना। चलिए, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। किसने? आर्यभट्ट ने। सूरज ग्रहण कैसे लगता है और जो है चांद ग्रहण कैसे लगता है, ये इसकी तहकीकात किसने की? आर्यभट्ट ने की। तो समझ जाइए कि जो है क्या कहा है कि सूरज ग्रहण हम बताएंगे आपको कि सूरज ग्रहण कैसे लगता है, चांद ग्रहण कैसे लगता है। जैसे ये जमीन है, इसके बीच में अगर चांद आ जाए गर्दिश करते करते, तो इससे जो है क्या कहते हैं? इसको सूरज ग्रहण लग गया। ये आपको जमीन है, ये क्या है? जमीन है, और ये चांद है। तो ये चांद है। तो सूरज और चांद के बीच में, जमीन और सूरज के बीच में क्या आ गया? चांद आ गया, जिसकी वजह से सूरज ग्रहण लग जाता है। और वहीं पे चक्कर लगाते लगाते अगर जमीन और चांद के बीच में, सूरज और चांद के बीच में जमीन आ जाए, तो ये चांद ग्रहण लग जाता है। तो समझ गए ना बच्चों? कैसे सूरज ग्रहण, यहाँ चांद आ गया तो सूरज ग्रहण, और यहाँ पे जमीन आ गया बीच में चांद और सूरज के, तो चांद ग्रहण। तो समझ गए? ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ये आपको सूरज, ये जमीन, ये चांद ग्रहण। अगर यहाँ पे चांद है तो ये हो गया सूरज ग्रहण। समझ के क्लियर हो गई? अगर जिसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। तो ठीक है। सिफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने ही पेश किया था। क्या? सिफर का तस्वुर, यानी जीरो जिसको सिफर कहते हैं, सबसे पहले इसका तस्वुर किसने लाया था? तो आर्यभट्ट ने ही। सिफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने ही पेश किया था। जीरो आया तब न उसके बाद एक आया, तब न दो आया, तब न तीन आया। ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता था। सबसे पहले इसका इल्म जो है किसने दिया था? आर्यभट्ट ने ही दिया था। 2009 के सूरज ग्रहण को देखने के लिए पूरी दुनिया के साइंसदान तेलंगाना पहुंचे थे। 2009 के सूरज ग्रहण को देखने के लिए पता चला कि 2009 में 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण होने वाला था, और उसी को पूरी दुनिया में लोगों ने ये क्या कि इस सूरज ग्रहण को कहाँ से देखा जाए। तो उन्होंने आर्यभट्ट जहाँ पैदा हुए उसने अपना तजर्बा कायम किया था। जहाँ से उन्होंने दुनिया को साइंस का रास्ता बताया था, उसी जगहों का लोगों ने इंतखाब किया। तो पूरी दुनिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, लंदन से, सारे दुनिया के लोग जो है बिहार तेलंगाना पहुंचे थे। कहाँ पे? 2009 में तेलंगाना पहुंचे थे, जहाँ पे आर्यभट्ट का तजर्बागाह था। यहाँ तेलंगाना पहुंचे और वो सूरज ग्रहण को देखने के लिए। तो देखिए खुदा का करिश्मा क्या हुआ कि जिस वक्त सूरज ग्रहण का टाइम था उस वक्त बादल आ गया, सारी की सारी कराई धराई सब वहीं की वहीं रह गई, और सारे लोग फिर वापस हो गए। सूरज ग्रहण को कोई नहीं देख पाए। तो फिर वो अब सूरज ग्रहण जो 2009 में हुआ था, फिर अब वो सूरज ग्रहण आपको जो है 123 साल के बाद देखने के लिए मिलेगा। तो ये है 2009 के सूरज ग्रहण को देखने के लिए पूरी दुनिया के साइंसदान कहाँ पहुंचे थे? तेलंगाना पहुंचे थे। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का पता आर्यभट्ट ने ही लगाया था।
चांद ग्रहण कैसे होता है और सूरज ग्रहण कैसे होता है, इसका पता किसने लगाया था? आर्यभट्ट ने लगाया था। तो तरेगना हिंदी में, तरेगना हिंदी हिंदी जबान का लफ्ज है। तरेगना जो है हिंदी जबान का लफ्ज है जिसके माना है तारे गिनना, इसलिए इसका नाम रख दिया। यानी वो इल्म नुजूम, तारों का इल्म उसके पास था, वो तारों को गिन करके साइंसी मालूमात का पता लगाते थे, इसलिए उन्होंने उस जगह का नाम रख दिया तरेगना। और इसी तरेगना के नाम से वहाँ से पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक स्टेशन है, उसका इस स्टेशन का भी नाम इसी तरेगना के नाम से रखा गया। तो आर्यभट्ट और तरेगना से रिलेटेड जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट जवाब आपके थे, वो सब आपके सामने है। और जो है कुछ मारूजी सवालात मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, इसके जवाब आप जल्दी जल्दी बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मैं पढ़ा चुका हूँ आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? खगोल में। कहाँ हुई थी? खगोल में। आर्यभट्ट की पैदाइश खगोल में हुई थी, खगोल में हुई थी। सवाल नंबर 2 है, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था? तो कहाँ कायम किया था? तरेगना में। कहाँ कायम किया था? तरेगना में। सवाल नंबर 3 है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो इसका जवाब क्या है? सुनहरा दौर कहा जाता है। पहली लाइन में मैं पढ़ा चुका हूँ, सुनहरा दौर कहा जाता है। किस दौर, कौन सा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर। सवाल नंबर 4 है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? तो कौन से अहद से था? गुप्त अहद से था, गुप्त अहद से था, गुप्त अहद से था। चलिए हो गया इसका जवाब। और सवाल नंबर 5 है, आर्यभट्ट ने किस पाइथागोरस की रहनुमाई की थी? आर्यभट्ट ने किस पाइथागोरस की रहनुमाई की थी? तो आर्यभट्ट ने किसकी? पाइथागोरस की रहनुमाई की। ये माहिर इल्मे रियाजी था, माहिर इल्मे रियाजी था, माहिर इल्मे रियाजी था, जिसकी आर्यभट्ट ने रहनुमाई की थी। कौन है वो? पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस की रहनुमाई की थी, जो माहिर इल्मे रियाजी था। ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन सवालात के जवाब ये थे। और ये आपको जो है क्वेश्चन से आर्यभट्ट और तरेगना से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपके सामने पेश कर दिया। तो ये जो है आज की क्लास है यहीं तक। अगर ये क्लास बच्चों आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिएगा। अपने जो दोस्त आपकी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, जो उर्दू में अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उन तक इस मैसेज को, इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। अगर जो है अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपका ये मेरा नंबर है, अगर किसको नोट से चाहिए 87 57 68 90 45, ये मेरा नंबर है। अगर ये नोट से किसी को चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, उसको ये नोट से भी मिल जाएंगे। तो आप सबका हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए शुक्रिया।